नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज है 25 मार्च 2022। आज के बिहार करंट अफेयर्स साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेली का पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको मंथली कंपाइलेशन भी चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और हाँ, जो मॉक टेस्ट हो रहा था उस मॉक टेस्ट को भी आप टेलीग्राम के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन मैं एनी हाउ आपका करा के रहूँगा। थोड़ी सिचुएशन ऐसा हो जा रहा है कि मैं डेली नहीं ला पा रहा हूँ मॉक टेस्ट। ठीक है, लेकिन मैं किसी तरह से भी अब इसलिए मैंने टेलीग्राम पे भी इसको देना शुरू कर दिया है। तो टेलीग्राम पे जाकर वो मॉक टेस्ट दीजिए। तो आज का पहला सवाल, विच हैज़ बिकम दी बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन बिहार। तो बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा बन गया है? तो इसके पहले अगर बात करें तो आरजेडी थी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी, जिसको अभी हेड कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ठीक है, तो आरजेडी अभी तक सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार की। यानी जो 2019 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था उसके बाद से। ठीक है, लेकिन अब जो बन गई है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। हुआ क्या यहाँ पे, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहले से 74 विधायक थे जो जीते हुए थे। ठीक है, 74 एमएलए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। अभी इसमें 3 और जुड़ गए। और ये 3 कौन से पार्टी से हैं? एक पार्टी है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी। इस पार्टी में 3 विधायक जीते हुए थे और तीनों के तीनों अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है इन्होंने। ठीक है, तो ये हो चुका है कंप्लीट इन बीजेपी। तो बीजेपी का अब जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कितने मेंबर बीजेपी के जीते हुए हैं, तो अब 77 हो चुकी है। और इसके साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक चीज़ बिहार में और समझना होगा, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है, कि बिहार की जो रूलिंग पार्टी, ठीक है, जो पार्टी अभी रूल कर रही है, उस पार्टी के कितने मेंबर्स एमएलए हैं? उनके पास अभी 127 एमएलए हैं टोटल की हम बात कर रहे हैं 177, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी के 77 हैं बीजेपी के। फिर उसमें से जो जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी है, जेडीयू, जनता दल यू, इनके पास 45 सीट्स हैं। फिर देखिए एक छोटी पार्टी है हम, जीतन राम की पार्टी है, नई नई पार्टी बनी है, इनके भी 4 विधायक जीते हुए हैं। ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट है, एक निर्दलीय है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे क्या है कि 127 सीट्स हैं रूलिंग पार्टी में। यही अगर हम बात करते हैं अगर अपोजिशन पार्टी में, कि फ़िलहाल बिहार में अपोजिशन पार्टी में क्या सिचुएशन है, तो अपोजिशन पार्टी में अभी हम टोटल 115 एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कितने? 115। और जिसमें से आरजेडी पहले बड़ी पार्टी थी, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, इसकी 75 सीट्स हैं, यानी 75 विधायक जो हैं एमएलए जीते हुए हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की 19, और यहाँ पे और भी हैं, माले हैं, माले के 12, फिर माकपा के 2, एआईएमएम जो ओवैसी हैं उनके 5 जीते हुए हैं। तो ये सब मिला के 115 यहाँ पे है सिचुएशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि 3 लोग अब वीआईपी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और वो 3 लोग हैं राजू सिंह, स्वर्णा सिंह और मिश्री लाल यादव। ये 3 लोग हैं। और एक जो वीआईपी पार्टी में एक निधन भी हो गया था, मुसाफिर पासवान शायद नाम था उनका, तो उनका एक निधन हुए। तो ये 3 लोग थे और तीनों के तीनों आ गए। अब आप कहोगे एंटी डिफेक्शन लॉ जो था वो क्या हो गया? ऐसे तो कोई पार्टी तो ये मतलब इन्होंने तोड़ दिया है पार्टी में। तो देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है कि 1/3 जो है
आपका मेंबर अगर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो वो आराम से ज्वाइन कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ तो आप देख ही रहे हो कि 3 जीते हुए थे, तीनों के तीनों ही ज्वाइन कर लिया, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ की बात यहाँ पे होनी नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ बिहार आईपीएल। तो बिहार आईपीएल का नाम क्या होगा? तो देखिए इंडियन प्रीमियर लीग, ये जो आईपीएल इंडिया लेवल पे खिलाया जाता है, जो कि कल से यानी कि 26 मार्च से शुरू होने वाला है, इस तरह का बिहार में भी अब शुरू किया जाएगा, जिसका नाम ऑलरेडी रख दिया गया है और भी चीज़ें इसके लिए अरेंज करी जा रही है, और फिर से बिहार का भी एक आईपीएल शुरू हो जाएगा। तो इसका नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया है चक दे बिहार। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। आपको मालूम होगा चक दे इंडिया नाम की एक शाहरुख खान की मूवी थी, जिसमें ये डायलॉग बहुत ही फेमस था। 70 मिनट हैं आपके पास। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट फीमेल स्विमर टू स्विम अक्रॉस पाक स्ट्रेट। तो पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? हु इज़ द फीमेल स्विमर। ये यंगेस्ट के साथ साथ फास्टेस्ट भी है, सबसे ज़्यादा तेज़ भी इन्होंने इसको स्विम किया है पाक स्ट्रेट को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिया राय। कौन? जिया राय ने इसको स्विम किया है। ये मात्र 13 साल 10 महीने इनका एज है जिया राय का, ठीक है। और पाक स्टेट ऑब्वियसली आप जानते होंगे, दो स्टेट उसको बोला जाता है जो दो या फिर दो बड़े समुद्र को कनेक्ट करता हो, या फिर दो बड़े लैंड को इस तरह से पास करता हो, ठीक है, तो उसको पाक स्टेट बोलते हैं। तो जो भारत और म्यांमार के बीच में है उसको पाक स्टेट बोलते हैं। और ये कहाँ से कहाँ? तो श्रीलंका के पास एक जगह है तलाई मन्नार। मुझे मैप शामिल करना था, मुझे आपको बताना था श्रीलंका और इंडिया का थोड़ा, क्योंकि श्रीलंका काफ़ी न्यूज़ में है। तो बट क्या हुआ कि मैं भूल गया मैप। ठीक है, किसी और दिन मैं मैप शामिल करके आपको पूरा वो डिटेल में बता दूंगा। तलाई मन्नार जो श्रीलंका में एक जगह है, वहाँ से तमिलनाडु, भारत का तो तमिलनाडु है, वहाँ पे धनुष कोडी, ठीक है, धनुष कोडी एक जगह है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्विम करी है। ये 29 किलोमीटर स्विम की है। कितने टाइम में? 13 घंटा 10 मिनट में। जी हाँ, 13 घंटा 10 मिनट में करके इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है, और रिकॉर्ड ब्रेक भी कर दिया है। अच्छा, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, तो फिर किसकी रिकॉर्ड इसने तोड़ी? तो जिया राय ने रिकॉर्ड तोड़ दी है बुला चौधरी की। बुला चौधरी की रिकॉर्ड ने तोड़ी थी। बुला चौधरी ने रिकॉर्ड बनाया था 2004 में, ठीक है। ये 13 घंटा 52 मिनट में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। ये इसने 13 घंटा 10 मिनट में ये कर दिया। नेक्स्ट, इंडिया इज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 पॉइंट्स टेबल। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 अंक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो भारत रहा 3rd पोजीशन पे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये पोजीशन हम हासिल किए हैं बांग्लादेश को हरा के। अदरवाइज़ बांग्लादेश 3rd पोजीशन पे होता, तो बांग्लादेश को हमने हरा कर 3rd पोजीशन हासिल की है। और नंबर 1 पे था ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 2 पे कौन था? साउथ अफ्रीका। Which company has acquired 100% stake in गिग इंडिया? किस कंपनी ने गिग इंडिया में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? अब जब 100% स्टेक ले लिया, इसका मतलब कि गिग इंडिया अब इस कंपनी की हो गई, ठीक है। किस कंपनी की? फ़ोन पे की हो गई, ठीक है। कौन सा? फ़ोन पे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक पेमेंट ऐप सर्विस है, और फ़ोन पे जो है आपको मालूम है किस कंपनी की है? फ्लिपकार्ट की।
फ्लिपकार्ट आपको मालूम होगा ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, तो इसी का है फ़ोनपे। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की हैज़ ऑर्गेनाइज्ड विंग्स इंडिया 2022 यूनिवर्सिटी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो विंग्स इंडिया 2022 ऑर्गेनाइज किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हैदराबाद है तेलंगाना की कैपिटल। अच्छा, इस इवेंट का यानी विंग्स इंडिया 2022 का थीम क्या रहा? थीम रहा इसका इंडिया @75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन, न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। फिक्की क्या है? फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके अभी हेड कौन है? हर्षवर्धन न्योटिया। और हैदराबाद जो है कैपिटल है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? के चंद्रशेखर राव, केसी राव, ठीक है। और गवर्नर कौन है? तमिली साई सौंदरराजन, ये हैं तेलंगाना के गवर्नर। और तेलंगाना में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है रमप्पा टेम्पल, और इस टेम्पल को पिछले साल ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया है। किसको? रमप्पा टेम्पल को। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडे ऑन मार्च 23? तो किस राज्य ने 23 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? ये राज्य है पंजाब। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? देखिए, हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं 23 मार्च को एज शहीद दिवस, लेकिन कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं होता है, सारे मतलब छुट्टी वगैरह पूरे देश में नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन पंजाब में क्या है कि रिसेंटली यहाँ पे न्यू चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं भगवंत मान, तो वो अब बन चुके हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि पंजाब में अब 23 मार्च को पब्लिक हॉलीडे रहेगा, ठीक है, उस दिन छुट्टी रहेगी। ये चीज़ें हैं। एंड ऑब्वियसली शहीद दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि शहीद दिवस इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि 23 मार्च 1931 ये वो डेट था जब हमारे तीन हमारे फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, ये तीनों की फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। क्योंकि आपको मालूम होगा लाला लाजपत राय की लाठियों से मार कर अंग्रेज़ों ने उनकी हत्या कर दी थी। लाला लाजपत राय बहुत ही जाने माने फ्रीडम फाइटर थे, पंजाब से बिलोंग करते थे। तो लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का जब नारा लगा रहा था, तो उसी के बीच में उन्हें लाठियों से मार दिया गया। तो एक तो भगत सिंह ने उसका बदला लेने की सोची। फिर उसके बाद जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें इन्होंने बॉम्ब फेंका। हालांकि वो बॉम्ब हानि पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए थी, ये इन्होंने खुद कहा था। तो देखिए, ये जो 1920s का ये जो वक्त था ना, ये 20 से 1930 ये जो वक्त था, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमने ट्राई किया, हमने बहुत कोशिश किया। हमारे जो भी नौजवान थे, फ्रीडम फाइटर थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, उन सब ने काफ़ी कुछ किया जिससे कि इनकी सरकार को हिलाया जाए, ब्रिटिश को हिलाया जाए। तो ये हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो 1920 to 1930 क्या क्या घटनाएं इतिहास में हुई, इसको ज़रूर पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी।
नेक्स्ट, फेज सेकेंड ऑफ फेम इंडिया स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया है? तो फेम इंडिया का जो दूसरा चरण है, ऑब्वियसली फेम इंडिया वैसे भी ये 3 वर्षों के लिए शुरू किया गया था, फेम इंडिया सेकंड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और कब शुरू किया गया था? तो अप्रैल 2019 में शुरू किया गया था और इसका लास्ट डेट था अप्रैल अप्रैल कब? सॉरी, मार्च 2022। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मार्च 2022 में तो ये ख़त्म होना था। सरकार ने 2 इयर्स का एक्सटेंशन दे दिया है, यानी कि अब ये जो 2022 मार्च 22 में ख़त्म होने वाला था फेम इंडिया स्कीम, अब ये ख़त्म हो जाएगा कब? 2024 में, मार्च 2024 में अब फेम इंडिया सेकंड जो फेज़ है वो ख़त्म होगा। तो इसको एक्सटेंड कर दी है भारत सरकार ने। अच्छा, फिर ये फेम इंडिया स्कीम है क्या? तो देखिए, भारत सरकार ने फेम इंडिया स्कीम लाई थी 2015 में। कब लाई थी? 2015 में लाई थी, और उस वक्त भी टाइम रखा था 2019 तक का टाइम रखा था। और इसमें था, ये फ़ेज़ 1 था, फेम इंडिया का ये फ़ेज़ 1 था। इस फेम इंडिया के तहत भारत सरकार जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट कर रही थी। इसमें कंसेशन, सब्सिडी वगैरह ये सब दे रही थी ताकि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदें, ये चीज़ें थी। ठीक है, तो यही है, 2015 में ये लॉन्च करी गई फर्स्ट फेज़, 2019 में ख़त्म हो गया, 2019 में सेकंड फेज़, 2022 में ख़त्म होना था, लेकिन अब ये 2024 में ख़त्म होगा सेकंड फेज, बस। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेपाल्स एम्बेसडर टू इंडिया। तो भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में नियुक्त किया है, यानी कि ये नेपाल के एम्बेसडर होंगे भारत में नियुक्त। तो नेपाल की प्रशासन ने ऑब्वियसली अपॉइंट किया होगा, तो नेपाल के प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, जो हैं विद्या देवी भंडारी, नेपाल की प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये कौन है? ये हैं शंकर प्रसाद शर्मा को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, ठीक है सर, नेपाल के एम्बेसडर भारत में अपॉइंट कर दिए गए शंकर प्रसाद शर्मा। सर बताओ, इंडिया का एम्बेसडर कौन है नेपाल में? तो ये हैं विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? तो प्रत्येक वर्ष ये 23 मार्च को ही मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 23 मार्च को ही हम शहीद दिवस भी ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का थीम क्या रहा इस बार 2022 का? ईयरली वार्निंग एंड ईयरली एक्शन। ठीक है, क्या है? ईयरली वार्निंग एंड ईयरली एक्शन। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट वर्थ $42 बिलियन इनटू इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स? किस देश ने 5 वर्षों की अवधि में भारत में $42 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? तो रिसेंटली इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे, फूमियो किशिदा भारत आए थे रिसेंटली। और ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं? जापान। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जापान जो है वो हमारा फ्रेंडली कंट्री है। और एक चीज़ और कि जापान क्वाड ग्रुप का भी पार्ट है जापान। और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो।
और आपको और टोक्यो में ही हुआ था लास्ट ओलंपिक, ठीक है, जिसको हम टोक्यो ओलंपिक बोलते हैं, जिसमें भारत ने नॉर्मल खेलों में 7 मेडल हमने जीते, जिसमें 1 गोल्ड था। और पैरा ओलंपिक्स जो भी वहीं पे हुए, उनमें हमने 19 मेडल जीते, जिसमें 5 गोल्ड था। जापान जो कंट्री है ये 5 मेजर आइलैंड से बना हुआ है। जहाँ वैसे तो छोटे छोटे और भी आइलैंड्स हैं, लेकिन 5 जो हैं वो मेजर आइलैंड्स हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक तो आपको याद रखना है होकाइडो, दूसरा है होन्शु, और तीसरा कौन सा है? शिकोकू, ये तीसरा है। और चौथा कौन सा है? क्यूशु। और एक लास्ट ओकिनावा। ये 5 आइलैंड कंट्री से, सॉरी, ये 5 आइलैंड्स के ग्रुप से जापान बना है, जिसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए, आर्कीपेलागो। तो एक जापान को हम आर्कीपेलागो भी कह सकते हैं। और आपको मालूम होगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेरियस सोर्सेज से बना है। हम डिफरेंट कंट्रीज़ से हमने बहुत से आर्टिकल यहाँ पे लिए हैं, बहुत से अपने चीज़ें शामिल करी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डअप करने के लिए। तो हमने जापान से क्या लिया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जापान से क्या लिया गया है? तो वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये हमने जापान से सोर्स्ड किया है। और एक चीज़, होकाइडो सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसे मैंने नीचे किया, ये है डाउन, उस तरह से ये छोटा होता गया है। होकाइडो के बाद फिर छोटा, होन्शु के बाद छोटा, शिकागो के बाद क्यूशु, सबसे छोटा आइलैंड जो है ओकिनावा है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर? तो किस संस्थान ने सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर की स्थापना की है? तो ये इंस्टीट्यूट है IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।